लास्ट क्लास तक हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ओममीटर भी जितना पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ क्या-क्या है और उसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ, बाद में इनको हम एक-एक करके समझते हैं। पोटेंशियोमीटर में सबसे पहली बात तो ये यूज़ क्यों होता है? तो आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियोमीटर is used to measure voltage, unknown EMF and internal resistance of battery। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए या ईएमएफ के लिए या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी निकालने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि इसमें एक होता है पोटेंशियोमीटर वायर। क्या होता है मैं बताऊंगा। इज ऑफ लेंथ बिटवीन 1 मीटर टू 16 मीटर। ठीक है, 1 से 16 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर यूज करते हैं वो 1 टू 16 मीटर लॉन्ग तो होता ही है और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। तो पोटेंशियोमीटर वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन and its resistance is proportional to its length। ठीक है, तो जितनी उसकी लेंथ होती है रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। और सेम मीटर ब्रिज के साथ भी था कि उसका रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट आता है कि जैसे ये वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है, वोल्ट मीटर भी वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर इज बेटर इंस्ट्रूमेंट देन वोल्ट मीटर बिकॉज it is based on zero deflection method। ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड क्या है? वो वैसे ही है जैसे मीटर ब्रिज में होता था कि मीटर ब्रिज में भी जो बीच में गैल्वेनोमीटर होता था वो जीरो करंट नापता था। तो जब भी गैल्वेनोमीटर जीरो करंट नापता है इसको जीरो डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं और ये वोल्ट मीटर भी इसी जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर ही काम करता है। आगे सीखेंगे कैसे करता है, इसलिए वोल्ट मीटर से ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्टेज नापने के लिए। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर हैज कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब पोटेंशियोमीटर वायर होता है इसमें एक एंड से दूसरे एंड में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया है और बीच में जो उसकी लेंथ आई है, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो लेंथ होती है ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर आप एक एंड से दूसरे एंड में जाओगे वो डिफरेंस बाय पूरी लेंथ, अगर आप वहां से आधी दूरी पर जाओगे तो ये डिफरेंस बाय आधी लेंथ, ये दोनों सेम होंगे। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे दो तरीके की सेल्स होती हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर यूज्ड। वन is primary and other is secondary। ठीक है, दो तरीके की सेल्स होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
पॉजिटिव polarities of both cells are connected to each other. यहाँ पे जो दो सेल्स हम यूज कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इनकी पॉजिटिव और पॉजिटिव पोलैरिटीज एक दूसरे से जुड़ी होंगी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप याद रख सकते हो, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको समझते हैं। तो होता क्या है इसको देखते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है, और ये 1 मीटर से लेकर 16 मीटर तक की लेंथ का हो सकता है। कितनी भी लेंथ 1 से 16 मीटर के बीच में हम इसको यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक प्राइमरी सेल होती है और इस प्राइमरी सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कभी कभार जोड़ देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जुड़ा हो, लेकिन मैं अगर इन जनरल बात कर रहा हूं तो हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं जो जुड़ा होता है। ये प्राइमरी सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये जाकर इससे इस तरीके से जुड़े। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक लूप बन गया है। इस पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर का है, टोटल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर वो है कैपिटल आर का, और जो लेंथ है ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ये मान लो हम एल मानते हैं, ठीक है। तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर का है, इसकी लेंथ कैपिटल एल की है। अगर इस लूप में देखा जाए और मैं आपसे पूछूं कि कितनी करंट फ्लो कर रही है तो आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि एक सिंगल लूप वाली सर्किट है, एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर का, एक रेजिस्टेंस इंटरनल आर का, और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर का। तो आप ये कह सकते हो कि इस लूप में एक करंट अगर फ्लो करती है जिसको मैं कैपिटल आई कहता हूं, तो इस कैपिटल आई की करंट इस लूप के अंदर जो होगी इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई कौन कौन से रेजिस्टेंस, ये 3 है, तो स्मॉल आर प्लस एक्सटर्नल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और क्या चीज होती है। यहाँ पर एक और हम सेकेंडरी सेल, ये दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल, और जैसे मैंने कहा कि इसमें 2 सेल्स होती हैं, तो एक और सेल होती है यहाँ पर आएगी, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है। इसका कुछ ईएमएफ होगा E1 का, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 का, और इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेल। और पॉजिटिव, इस सेकेंडरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और प्राइमरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा मैंने आपको उस पॉइंट पर लिखवाया था। फिर यहां से जाता है सर्किट, और यहाँ पे कहीं पर एक गैल्वेनोमीटर आता है, और यहाँ पे एक की होती है जो उसको हम वायर के किसी पॉइंट पे टच कराते हैं। हमारी मर्जी है हम किस पॉइंट पे टच कराना चाहेंगे, लेकिन हम हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे टच कराते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है, और गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है मतलब उसमें से करंट नहीं जाती है। अगर इसमें से करंट नहीं जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी, क्योंकि अगर इसमें करंट होती तो गैल्वेनोमीटर करंट नापता, तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होती है, सारी करंट इसी लूप के अंदर रहती है, ठीक है। इस ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं आती है और गैल्वेनोमीटर 0 करंट नापता है। तो ये पोटेंशियोमीटर का सेटअप है। इसमें ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये प्राइमरी सेल है, ये सेकेंडरी सेल है, ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया। अब आप समझिए कि इस हम पोटेंशियोमीटर वायर को देखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर वायर में अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं पॉइंट ए और इस पॉइंट को नाम देता हूं पॉइंट बी, तो क्या हम ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि ए से बी के बीच में यही करंट आई की फ्लो कर रही है, सेम करंट आई की यहां से यहां तक चली गई है। और रेजिस्टेंस कितना है इसका? आपको बताया गया कि पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर का है, तो आई की करंट इनटू आर का रेजिस्टेंस, यहां से हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू आर कर सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो जब मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करता हूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को मान लेते हैं कि हम फाई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसे हमने ए और बी के बीच का डिफरेंस निकाला है, तो हम ए और बी के बीच की लेंथ भी लेंगे, और ए और बी के बीच की लेंथ कितनी है, हमको पता है कि पोटेंशियोमीटर वाई की टोटल लेंथ एल के बराबर है, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू है आई इंटू आर, और लेंथ कितनी है एल, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाएगा। और इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये रहा कि अगर हम यहां से यहां का डिफरेंस लेंगे तो डिवाइड करेंगे यहां से यहां तक की लेंथ को, तो ये डिफरेंस अपॉन ये लेंथ उतनी ही होगी जितना ये डिफरेंस बाई ये लेंथ है। मतलब आप इस वायर का जितना भी पोर्शन लेते हैं, उस पोर्शन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई उसकी जो लेंथ है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसी का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, तो अगर मैंने मान लो इस पॉइंट को नाम दिया पॉइंट सी, और अगर मैंने इसको नाम दिया पॉइंट सी, तो क्या हम ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? अब ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो आप ये कहोगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हर जगह का सेम होता है। एक बार आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया तो यही पोटेंशियल ग्रेडियंट ए और सी के बीच में भी सेम होगा, और आप कहोगे वी ए माइनस वी सी डिवाइडेड बाई लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसी के बीच की लेंथ। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5 टाइम्स लेंथ बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स लेंथ बिटवीन ए एंड सी के बीच की जो लेंथ। ठीक है, अब देखो यहां से चीजें शुरू होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है कि ए और सी के बीच, फाई हमको पता हो चुका है, फाई हम पहले निकाल चुके हैं, तो ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये फाई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ए सी। ठीक है, वही अगर हम ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते, डी कोई पॉइंट यहां पर अगर होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, ए और सी के बीच में फाई इंटू लेंथ ऑफ ए सी, ए और डी के बीच में फाई इंटू लेंथ ऑफ ए डी। तो जिसके बीच का डिफरेंस चाहिए उसी की बीच की लेंथ को आपको यहां मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब एक और बात समझो, अगर हम ए और सी का डिफरेंस निकाल रहे थे तो ये तो तरीका है जिससे हमें निकल गया, लेकिन ए और सी का डिफरेंस हम यहां से भी तो निकाल सकते हैं। हम ए से स्टार्ट करेंगे और सी पे जाएंगे, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, और ए से स्टार्ट करके सी में अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो ध्यान रखना कि इस रास्ते में कोई करंट नहीं है, और करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। तो अगर हम ए से सी में जाएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा E1, और कोई करंट नहीं है तो हम ए से सी में जब जाएंगे तो सिर्फ E1 का ही डिफरेंस मिलेगा, और हम ये लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू E1, और इन दोनों को अगर हम रिलेट कर दें तो E1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लेंथ बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बैटरी का जो EMF होगा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय ये जो ए से सी के बीच की लेंथ है उसके बराबर होगा। और सी कौन सा पॉइंट है? सी वो पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो करंट नापी, और गैल्वेनोमीटर जहां पे जीरो करंट नापता है, मीटर ब्रिज में भी हम उसको बैलेंसिंग लेंथ कहते थे, यहां पर भी हम कहेंगे कि जहां पर भी गैल्वेनोमीटर ने करंट नापी जीरो, ये जो लेंथ आती है इसको हम बैलेंसिंग लेंथ कह रहे हैं, जो लेंथ एसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप याद रखोगे कि ये जो लेंथ आई है ए टू सी, इसका नाम होता है बैलेंसिंग लेंथ। तो पोटेंशियोमीटर में जो मेन कॉन्सेप्ट रहा वो ये रहा कि पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 इंटू उनके बीच की लेंथ होती है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप नीचे से निकाल रहे थे जब यहाँ पे कोई करंट नहीं थी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस E1 की बैटरी के बराबर आया जो सेकेंडरी सेल है हमारी, और इन दोनों को बराबर कर दिया, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो तुम कि जो E1 की बैटरी है वो 5 टाइम्स इस लेंथ के बराबर है, और ये लेंथ को क्या नाम कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल, सॉरी, इस लेंथ का नाम देते हैं हम लोग बैलेंसिंग लेंथ। जहां पर करंट जीरो नापता है उसको बैलेंसिंग लेंथ का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि a primary cell of EMF 10 volt and internal resistance
1 ohm is connected with external resistance of 9 ohm and potentiometer wire of length 10 meter with resistance per unit length of 9 ohm per meter। ठीक है, मतलब आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है। फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहला काम हम करते हैं कि सर्किट में करंट निकालते हैं जो होती है आर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितनी है? 10 की है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 9 ओम का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और इसकी लेंथ है 10 मीटर की और 9 ओम पर मीटर है। हर मीटर में 9 ओम है तो 10 मीटर में 90 ओम हो जाएगा, तो 90 ओम हम कर देंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर की करंट आ जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं? करंट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखा था कि VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू आर। पोटेंशियोमीटर वायर के एंड टू एंड का पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर के बराबर हो जाएगा। I है 0.1 और पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना था? 10 मीटर की लेंथ, 9 ओम पर मीटर, तो 90 आ गया था। ये आ जाएगा 9 वोल्ट का डिफरेंस। और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय कितनी लेंथ है। तो 9 वोल्ट का डिफरेंस है और लेंथ कितनी है? 10 मीटर की है, तो 0.9 वोल्ट पर मीटर ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स अगर आपको याद है स्टेप्स तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और हम ये समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके कैसे हम टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी, कैसे हम किसी भी बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं जो कि अननोन है। ठीक है, तो बैटरी का ईएमएफ हम कैसे निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे? वही पोटेंशियोमीटर वायर का सेटअप याद करो। सेटअप वही रहेगा, यहाँ पे प्राइमरी सेल हो जाएगी, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका ईएमएफ V, इंटरनल रेजिस्टेंस R। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरली हम उसको हटा भी सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक सेकेंडरी सेल लगाएंगे, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और एक और सेकेंडरी सेल लगाएंगे, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर इस सेकेंडरी सेल को हम कहते हैं EK मतलब नॉन ईएमएफ वाली, और इस सेकेंडरी सेल को कहते हैं EU मतलब अननोन ईएमएफ वाली, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, यहाँ पे की है जो कि बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और यहाँ से जाता है गैल्वेनोमीटर जो जाकर कहीं ना कहीं टच करेगा और ये जीरो डिफ्लेक्शन की करंट नापेगा। तो बेसिकली सेम चीज है जो मैंने आपको बताई थी, और अगर हम रिजल्ट को याद रखें तो हमने ये सीखा था कि अगर सिर्फ एक ही बैटरी होती थी तो E1 इज इक्वल टू 5 इंटू लेंथ के बराबर आता था, लेंथ बैलेंसिंग है। तो अगर मैंने की K1 को क्लोज किया है और K2 को ओपन रखा है, ठीक है, तो हमने की K1 को क्लोज कर दिया है, K2 को ओपन रखा है। ओपन रखने से ये सर्किट में नहीं होगा, सिर्फ यही सर्किट में होगा, और हम कहीं ना कहीं जब इसको टच कराएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ आएगी। मान लेते हैं कि वो बैलेंसिंग लेंथ L1 के बराबर थी, तो हम ये कह सकते हैं कि EK इज इक्वल टू 5 इंटू लेंथ L1,
जो भी बैलेंसिंग लेंथ L1 की आई होगी इस केस में। फिर हम क्या करेंगे, K1 को ओपन कर देंगे और K2 को क्लोज कर देंगे। मतलब K1 को खोल देंगे, K2 को बंद कर देंगे। तो K1 खुल गया तो ये तो सर्किट में नहीं होगा, लेकिन K2 बंद हो गया तो अब ये सर्किट में आ जाएगा। और इस बैटरी की भी कुछ ना कुछ बैलेंसिंग लेंथ होगी। अगर इस बैटरी की बैलेंसिंग लेंथ L2 की है तो आप ये कह सकते हो कि ये बैटरी की बैलेंसिंग लेंथ फाई इंटू लेंथ L2 हो जाएगी। आपको ये समझना है कि फाई सेम रहता है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो E अननोन बाई E नोन इज इक्वल टू L2 बाई L1। तो अगर आपको ये पता है कि नॉन बैटरी क्या थी, E के इज कॉल्ड नॉन बैटरी, इसका ईएमएफ आपको अगर पता था तो आप EU मतलब अननोन बैटरी जो होगी इसका ईएमएफ निकाल सकते हो। अगर आपको बैलेंसिंग लेंथ अननोन बैटरी की पता है, बैलेंसिंग लेंथ नॉन बैटरी की पता है, तो सिंपल फॉर्मूला है कि नॉन बैटरी के लिए बैलेंसिंग लेंथ पता है, अननोन बैटरी की बैलेंसिंग लेंथ पता है, तो अननोन बैटरी का जो ईएमएफ होगा उसको निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो इसमें सिंपल इसी फॉर्मूले को आपको यूज कर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है कि यहाँ पे हमारी प्राइमरी सेल है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। यहाँ पे सेकेंडरी सेल है पहली की, दूसरी सेकेंडरी सेल दूसरी की, और फिर यहाँ पे जाके गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और यहाँ से ऑब्वियसली बैलेंसिंग लेंथ आएगी, डिपेंड करता है कि हमने किसको कनेक्ट किया है। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी चाहो तो ले लो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 6 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, 2 ओम का है, और ये 3 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 1 ओम का है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन ओनली की K1 is closed is 20 centimeter and the length of potentiometer wire is 100 centimeter. ठीक है, find the balancing length when, अब इसमें 2 पार्ट्स आपको दिए। पहला है ओनली की K2 is closed, और दूसरा है both keys K1 and K2 are closed। तो जो सेकेंड पार्ट है उसको हम देखते हैं क्या करना है, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए तो आपको क्लियर है कि जब हमने की K1 को क्लोज किया तो बैलेंसिंग लेंथ आपको बताई है, कि K2 को क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी ये आपको बताना है। हमने ये पढ़ा था कि E1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लेंथ AC। लेंथ AC बैलेंसिंग लेंथ होती थी और E1 वो सेकेंडरी सेल होती थी जो हम कनेक्ट करते थे। तो जब हम 6 वोल्ट की सेकेंडरी सेल कनेक्ट कर रहे थे तो बैलेंसिंग लेंथ आई थी 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो 6/20 के बराबर। अब पूछता है कि जब हम 3 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो फिर बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी। तो बैलेंसिंग लेंथ को हम LHC मान सकते हैं, और फाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो 6/20 के बराबर है। ये हो गई बैलेंसिंग लेंथ। ये 60 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 10। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी वो 10 यूनिट सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की होगी जब हमने सिर्फ की K2 को क्लोज किया है, K1 ओपन। सेकेंड पार्ट में दोनों कीज को क्लोज कर दिया गया। तो आप इस बात को समझें कि जब दोनों कीज क्लोज हो जाएंगी तो क्या ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं
तो फॉर द सेकेंड पार्ट आपको यूज करना पड़ेगा कि हम इन दोनों बैटरी का ई इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट निकालेंगे, जो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 के बराबर होगा, जिससे कि हम इन दोनों बैटरी का इक्वलेंट बैटरी निकाल पाए। अब ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट, आप कह सकते हो कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्वलेंट, या आप चाहो तो उसको भी 2 ओम का ही ले लो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम के हैं और पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्वलेंट 1 का आ जाएगा, इज इक्वल टू E1 बाई R1 दैट इज 6 डिवाइड बाई 1 प्लस E2 बाई R2 दैट इज 3 डिवाइड बाई 1, तो ई इक्वलेंट आ जाएगा 9 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो हमने यहाँ से ई इक्वलेंट निकाल लिया जो कि 9 वोल्ट के बराबर। अब आपको यह समझना है कि जब दोनों कीज को क्लोज कर दिया गया है तो इन दोनों के बदले जो एक सिंगल बैटरी काम कर रही है वो इतनी है, और अगर एक सिंगल बैटरी काम कर रही है तो जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं बैलेंसिंग, जो ईएमएफ हम सेकेंडरी सेल का लेते हैं वो 5 टाइम्स ऑफ लेंथ AC होता है। ठीक है, उसी तरीके से ई इक्विवेलेंट के लिए हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ, इसकी भी कोई ना कोई बैलेंसिंग लेंथ आई होगी, इसको मैं L इक्विवेलेंट कह देता हूँ, जो भी L कह दो, बैलेंसिंग लेंथ हमें निकालनी है। तो ई इक्विवेलेंट हमें पता है 9 वोल्ट का है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 6/20 के बराबर है, और इसकी अगर बैलेंसिंग लेंथ चाहिए तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी बैलेंसिंग लेंथ होगी वो 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि there are 2 secondary cells of EMF E1 and E2। ठीक है, अब यहां पे एक सेकेंडरी सेल नहीं है, 2 सेकेंडरी सेल्स हैं। बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड in series with same polarity and balancing length is 60 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब दोनों को हमने सीरीज में लगाया है, E1 E2 दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं, और दोनों की पोलैरिटी एक ही तरफ है। सीरीज में हमको पता है कि पोलैरिटी एक ही तरफ होती है तो नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 का आ जाएगा। When they are connected with opposite polarity, the balancing लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक की पोलैरिटी राइट, एक की पोलैरिटी लेफ्ट, दोनों के ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फाइंड E1 बाई E2, मतलब दोनों की ईएमएफ का रेशियो चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जैसे यहाँ पे हमने पैरेलल के लिए किया था तो ई इक्विवेलेंट निकाला, सीरीज के लिए भी ई इक्विवेलेंट ही निकालना पड़ेगा। और पहले केस में जब दोनों की पोलैरिटी सेम साइड पर है तो नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 हो जाएगा, जो 5 टाइम्स ऑफ पहली जो बैलेंसिंग लेंथ आई होगी उसके बराबर होगा। और जब दोनों की पोलैरिटी उल्टी कर देंगे तो 5 तो वही रहेगा, लेकिन नेट ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन में E1 माइनस E2 आएगा और बैलेंसिंग लेंथ L2 हो जाएगी। तो अगर ये दो इक्वेशंस हैं, हम दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का रेशियो। और अगर हम ऊपर नीचे E2 से डिवाइड कर दें तो E1 बाई E2 प्लस 1 डिवाइड बाई E1 बाई E2 माइनस 1। पहली बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी? पहली थी 60 सेंटीमीटर और बाद में आ गई थी 20, तो 60/20 का रेशियो हो गया। ठीक है, जो कि 3/2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 टाइम्स ऑफ E1 बाई E2, ये 2 टाइम्स E1 बाई E2 प्लस 2, और ये इधर चला जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ E1 बाई E2 माइनस
3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -3। ये E1/E2 ये भी E1/E2 E1/E2 को इधर ले आएंगे तो बचेगा E1/E2, ये 2 है और ये 3 तो सिंगल E1/E2 बचेगा और ये इधर आ जाएगा तो 5 बचेगा। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों की EMF का रेशियो 5:1 के बराबर कहा जा सकता है। पोटेंशियोमीटर का सेकंड यूज जो होगा वो किसी भी एक्सटर्नल अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसका यूज कैसे है इसको समझते हैं। टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका अलग है, ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निकालने की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें अगर यहां पर एक प्राइमरी सेल है, इसका अननोन ईएमएफ है, यहां पर एक पोटेंशियोमीटर वायर दिया गया है। अब इसमें हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निकालना चाहते हैं तो सर्किट में एक बनाता हूं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1 का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R2 का, ठीक है। और फिर यहां से एक वायर गया है, की है यहाँ पर, और फिर एक गैल्वेनोमीटर है जो जाके कनेक्ट होगा। यहाँ पर भी एक दूसरी की है और गैल्वेनोमीटर यहाँ पर भी है जो जाके कहीं कनेक्ट होगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, की K1 है, की K2 है, और यहाँ पर मैंने एक दूसरी सेकेंडरी सेल यूज करी हुई, ठीक है। आप इस बात को समझें कि इस वाले लूप में अपनी कोई करंट फ्लो कर रही होगी। गैल्वेनोमीटर हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन की ही बात करता है, तो इन दोनों वायर से कभी कोई करंट नहीं जाने वाली है। हाँ, ये नीचे वाले लूप में अपनी कोई करंट फ्लो कर रही होगी, इस लूप में अपनी कोई करंट फ्लो कर रही होगी यहाँ से निकल के यहाँ पर, और इस लूप में अपनी कोई करंट फ्लो कर रही होगी। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे हम लोग पहले कहते थे कि यहाँ बैटरी लगी होती थी तो E1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ करते थे, उसी तरीके से यहाँ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I टाइम्स ये रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग दो केसेस कंसीडर करते हैं जहाँ पे की K1 क्लोज है और K2 ओपन है। अगर की K2 ओपन है इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, और जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी ये इसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रेजिस्टेंस में आप जब निकालते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस में उसके रेजिस्टेंस के ही प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये बैटरी होती तो आप लिख देते बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 5 इंटू ये बैलेंसिंग लेंथ। उसी तरीके से रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 आएगा इज प्रोपोर्शनल टू, कितना है मैं ये नहीं कह रहा हूं, इज प्रोपोर्शनल टू 5 टाइम्स ऑफ ये वाली लेंथ, 5 टाइम्स ऑफ ये वाली लेंथ मतलब 5 टाइम्स ऑफ लेंथ बैलेंसिंग लेंथ L1, ठीक है। तो की K1 को क्लोज करने के बाद ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ये इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। आप 5 को हटा भी सकते थे क्योंकि 5 ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो आप ये कह सकते थे कि R1 इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1, और ये L1 की लेंथ यहां से यहां तक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि K1 को ओपन कर देते हैं और K2 को क्लोज कर देते हैं। तो K1 खुल गया है और K2 बंद हो गया है। तो अब अगर देखा जाए तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ चुके हैं एक दूसरे के साथ, और अगर सीरीज में आ चुके हैं तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी अब L2 की, ये बैलेंसिंग लेंथ में ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे आपने लिखा कि R1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, उसी तरीके से आप लिखेंगे अब R1 प्लस R2 इज प्रोपोर्शनल टू 5 टाइम्स ऑफ लेंथ L2, या R1 प्लस R2 इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L2। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1। तो आपने जब दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया था, ये वाली की बंद की थी तो दोनों रेजिस्टेंस आ गए थे सीरीज में, तब की बैलेंसिंग लेंथ L2 है, और जब अकेला ये रेजिस्टेंस आया था तब की बैलेंसिंग लेंथ L1 है। बैलेंसिंग लेंथ आपको पता है, अगर आपको R1 पता है तो आप R2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस रिलेशन को याद रख सकते हो, बैटरी नहीं बल्कि कुछ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उनको निकालने के लिए।
बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा तो उसका मेथड अलग है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो थर्ड पार्ट में आते हैं। टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अब किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक सर्किट समझनी पड़ेगी, फिर हम लोग उसमें आते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। और सर्किट ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 का है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 का है, और कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पे जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी मैंने यहां का जो स्विच था इसको खोल के रखा है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए का, इस पॉइंट को नाम देता हूं सी का। तो अगर स्विच खुला हुआ है, अगर स्विच खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सर्किट पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। और अगर मैं आपसे पूछता कि ए और सी का डिफरेंस क्या है, क्योंकि कोई करंट नहीं होती, तो वो सिर्फ E1 के बराबर होता, ठीक है। दूसरा केस ये है कि स्विच को क्लोज कर दिया गया, और जब स्विच को क्लोज किया गया तब क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये निकालना है। तो स्विच को क्लोज करने के बाद इस सर्किट में E1 की बैटरी, R1 का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ गया है R का, और अब हमें कैलकुलेट करना है अगेन A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी, और अगर करंट फ्लो कर रही है मान लो I की, तो आप I की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंगल लूप वाली सर्किट है, E1 डिवाइडेड बाई R प्लस R1, ठीक है। और अब हमें निकालना है A और C का डिफरेंस, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, नीचे से भी जाके निकाल सकते हो। और अगर हम नीचे से A और C का डिफरेंस निकालते तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VC, VA माइनस VC इज इक्वल टू, जब यहां से जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा और हम करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I इंटू आर लिख देंगे। इसका मतलब यहां से जो A और C के बीच का डिफरेंस आएगा, I की वैल्यू कितनी निकाली हमने, E1 इंटू आर डिवाइडेड बाई R प्लस R, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तब था जब स्विच खुला हुआ था, और ये पोटेंशियल डिफरेंस तब है जब स्विच को बंद कर दिया गया। अब इसका यूज हम लोग करेंगे पोटेंशियोमीटर वाली सर्किट में। तो पोटेंशियोमीटर वाली सर्किट हम बनाएंगे अब, और यहाँ पर एक प्राइमरी सेल है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। यहां से हम जब आगे आते हैं तो यहां पे हम एक सेकेंडरी सेल लगा रहे हैं E1 की, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं R1 का, और यहां से कहीं गैल्वेनोमीटर का वायर जाएगा और टच करेगा। लेकिन हम इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच है और इस तरीके से सर्किट। तो अगर आप इसको ध्यान दें तो सिर्फ अगर आप नीचे वाला पार्ट कंसीडर करें तो यही पार्ट हमने यहाँ बनाया था स्विच खोल के, और यही पार्ट हमने दोबारा बनाया था स्विच बंद करके, ठीक है। और जब हमने ऐसा किया था तो मैंने इस पॉइंट को नाम दिया था पॉइंट A और इसको नाम दिया था पॉइंट C, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमेशा जीरो करंट ही नापता है। तो A ये है तो इसको भी आप A कह सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि कोई बैटरी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और ये C है तो इसको भी C कह सकते हो, कोई डिफरेंस अगेन यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो कर ही नहीं रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगर हम दो केसेस की बात करते हैं, तो जब हम स्विच को खोल के रखते हैं तो जो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, अच्छा हमने क्या सीखा था A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VC इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। हमने ये सीखा था A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ के बराबर होता है। तो जब हमने स्विच को ओपन रखा था तो ये पोटेंशियल डिफरेंस E1 का आता था, और 5 टाइम्स ऑफ लेंथ मान लो बैलेंसिंग लेंथ L1 की आती थी, ठीक है।
तो जब हमने स्विच को खुला रखा तो ए और सी के बीच का डिफरेंस E1 का आया, जो 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ L1 के बराबर हो गया। ये पहली इक्वेशन बन गई। और जब हमने स्विच को बंद किया तो यही ए और सी के बीच का डिफरेंस इतना आ गया, डिफरेंस बदल गया तो बैलेंसिंग लेंथ भी बदल जाएगी। और अब जो डिफरेंस आया है वो आया है E1R डिवाइडेड बाई R प्लस R1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ L2। तो स्विच जब खुला हुआ था तो बैलेंसिंग लेंथ अलग आई थी, स्विच को जब बंद कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ अलग आई। स्विच जब खुला हुआ था तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में E1 था, स्विच जब बंद कर दिया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया, विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 5 विल गेट कैंसल्ड आउट, और हमें क्या मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड करके E1 भी कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा R प्लस R1 बाई R इज इक्वल टू L1 बाई L2। हमें अल्टीमेटली ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता होता है, हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना होता है R1 का कितना है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और करूं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसको इधर ले जाऊं, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है R1 इंटू L2 प्लस R इंटू L2 इज इक्वल टू L1 इंटू R। तो R1 की वैल्यू, सॉरी जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी L1 माइनस L2 इंटू R डिवाइडेड बाई L2। ये R1 जो है यही इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और L1 L2 क्या थी, L1 थी बैलेंसिंग लेंथ। कब? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज ओपन, ठीक है। और L2 थी बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को हमने बंद कर दिया। और R1 क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है। और कैपिटल R क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम सर्किट में यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मदद करेगा वो यही फॉर्मूला मदद करेगा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि L1 की बैलेंसिंग लेंथ स्विच खुली हुई, L2 की बैलेंसिंग लेंथ स्विच बंद करी हुई, L2 वही स्विच बंद करी हुई, और कैपिटल R वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो हमने लगाया है, उससे अगर हम यूज करें तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा कहे कि L1 वो बैलेंसिंग लेंथ है जब हमने कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, तो वो भी सही है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज तभी होगा जब स्विच क्लोज हो जाएगा। जब स्विच खुला हुआ है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैसे भी कुछ यूज नहीं होने वाला है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि L1 वो लेंथ है जब कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया है, L2 वो लेंथ है जब हमने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से शंट कर दिया है। ये वर्ड ध्यान देना, जब भी कहता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से शंट कर दिया है, शंट मतलब हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना। तो अगर हमने इसको शंट कर दिया है, अगर ऐसा वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब सर्किट ये हो जाएगी और इसकी बैलेंसिंग लेंथ L2 के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। स्विच जब खुला होता है तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आती है, स्विच जब बंद हो जाता है बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे L1 माइनस L2 का टर्म आया, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पोटेंशियोमीटर is set up to find internal resistance of battery, ठीक है। When external resistance capital R is connected in parallel to battery following balancing lengths are observed.
ठीक है, तो आपसे कहता है कि हमने पोटेंशियोमीटर को सेटअप किया है एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालने के लिए, और ये कहता है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर वो इनफाइनाइट होता है तो उसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आई थी वो आई थी 3 सेंटीमीटर की, मान लो ऐसा देता है। और जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेते हैं 1 ओम का, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वो 2.8 सेंटीमीटर की आती है। ठीक है, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में आप ये समझें कि बेसिकली जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो जो फॉर्मूला हमने सीखा था कि R1 इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो कैपिटल R एक बार हमने इनफाइनाइट लिया है तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ आई है, और एक बार कैपिटल R हमने कुछ और लिया है तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ आई। अब याद करो L1 L2 क्या था। L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ थी। L1 वो बैलेंसिंग लेंथ थी जब हमारे पास स्विच खुला हुआ था। स्विच खुलने का मतलब करंट का फ्लो नहीं करना। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं किसी भी सर्किट में, मान लो ये सर्किट है और मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं और ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का हो जाए, तो इट इज इक्विवेलेंट कि सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगी। तो आपको अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिया है, इसका मतलब स्विच खुला हुआ वाला केस मानोगे, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब करंट फ्लो नहीं कर रही है। मतलब L1 की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और जब हमने इसको इनफाइनाइट ना लेके 1 ओम का लिया तब ऑब्वियसली स्विच क्लोज हो गया, क्योंकि 1 ओम में करंट फ्लो करेगी, और उस केस में बैलेंसिंग लेंथ 2.8 सेंटीमीटर हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर इंटू 1। यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है सेंटीमीटर की, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 0.2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.066 ओम। ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोटेंशियोमीटर का वायर का जो भी सेटअप था हमने उस बात को समझा। बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VA माइनस VC वो 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ के बराबर होता है, और इसी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं। इसमें हम लोगों ने 3 केसेस ये पढ़े कि टू फाइंड द EMF ऑफ द बैटरी, टू फाइंड द रेजिस्टेंस एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इसको कर सकते हो। इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में भी कई सारे पार्ट्स आएंगे, तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स को समझेंगे। और सबसे पहले हम जिस पार्ट को पढ़ेंगे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो नहीं समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है वो नहीं समझेंगे। हम ये समझेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें कोई चार्ज या करंट कैरिंग वायर कैसे बिहेव करता है। यहाँ से हम लोग मैग्नेटिज्म का पार्ट स्टार्ट